हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा जारी है। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। दोस्तों, जेनेटिक्स के 2 पार्ट मैंने पहले कंप्लीट किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में मैंने मेंडल का पहला नियम कराया था। ठीक है दोस्तों, प्रभाविता का नियम वो हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके चल रहे थे हमारे अपवाद। अपवाद में मैंने पहला अपवाद कराया था अपूर्ण प्रभाविता का अपवाद। ठीक है दोस्तों, इसी में दूसरा अपवाद आज हम पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं हम सह प्रभाविता। दोस्तों, लिखते हैं सह प्रभाविता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जब हम किन्हीं 2 पौधों को संकरण कराकर कोई नई पीढ़ी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नई पीढ़ी बनाई हमने F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों दोनों को दर्शाना। यानी ऐसा पौधा जिसमें हमारे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ दिखाई देंगे, उसे हम बोलते हैं सहप्रभाविता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप हो गया A और दूसरा ब्लड ग्रुप हो गया हमारा B। ठीक है, तो इनके संकरण से बनेगा हमारा AB ब्लड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारे जो चितकबरे पशु है, जो चितकबरे पशु है, जैसे लाल सफ़ेद, काला सफ़ेद, इस तरह के जो पशु होते हैं, वे भी जो है हमारे सहप्रभाविता को दर्शाते हैं। यानी उनमें भी प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं हमें। और इसका ये थे दोस्तों सहप्रभाविता के नियम। यानी ऐसी पीढ़ी जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देंगे। जैसे A ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप मिलकर क्या बनाएंगे हमारा AB ब्लड ग्रुप। ऐसे ही चितकबरे पशु यानी रंग बिरंगे वाले पशु, वे भी हमारे सहप्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। यानी उनमें भी प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेंडल के दूसरे नियम की तरफ। पहला नियम हुआ, पहले नियम के 2 अपवाद थे, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। दोनों हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं मेंडल का दूसरा नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण या वियोजन। वियोजन का नियम। दोस्तों, सबसे पहला इस पर क्वेश्चन बनता है कि पृथक्करण या वियोजन का नियम किस पर आधारित है। तो दोस्तों, ये जो नियम हमारा आधारित है, ये हमारा एकल संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और इस नियम में जो दिया है वो ये है, या इसका एक और नाम भी दिया है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। युग्मकों की शुद्धता। ये है इसके 2 नाम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दें या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल दें। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं ये जो नियम है ये कहता क्या है। आपको मालूम है किसी भी इंसान या जीव जंतु के जो कोई लक्षण हैं वे हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर हम उन जोड़ों को अलग कर देंगे तो
जब युग्मकों को अलग करते हैं तो वे अपनी शुद्ध अवस्था में अलग होते हैं। लंबे समय तक एक साथ रहने पर भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है दोस्तों, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी के संकरण से में एक पौधा बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये था हमारा F1 पीढ़ी में, और इसको F2 पीढ़ी में ले जाने के लिए मैंने कराया स्वयं परागण। ठीक है दोस्तों, स्वयं परागण हुआ हमारा टी। जब दोस्तों हम इन्हें अलग अलग करेंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दोस्तों तब भी जो है ये हमारे कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल टी क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है दोस्तों, और स्मॉल टी क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा। यानी हमने संकरण कराया, एक पौधा बना, ये लंबे समय तक एक साथ रहे दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन फिर मैंने इसका स्वयं परागण कराया, तो और इनके जो ये लक्षण थे इन्हें अलग अलग रखा और तब इन्हें मैंने इकट्ठा किया, तो ये जो थे इन्होंने फिर भी जो है एक शुद्ध पौधे का निर्माण किया। यानी इन्होंने एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया। यही था हमारा मेंडल का नियम। यानी जब हम युग्मकों को अलग करते हैं तो वे जो है शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, और लंबे समय तक एक साथ रहने के बावजूद भी ये एक दूसरे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो मेंडल का तीसरा नियम पढ़ते हैं अब बात करते हैं मेंडल के तीसरे नियम की। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दोस्तों बात करते हैं ये किस संकरण पर आधारित है। दोस्तों जो मेंडल के हमारे जो पहले दो नियम थे वे एकल संकर संकरण पर आधारित थे, लेकिन ये जो तीसरा नियम है ये हमारा द्विसंकर संकरण पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है कि ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, द्विसंकरण है यानी हमें दो जोड़ी लक्षण चाहिए। पहले जोड़ी की बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई।
मान लेते हैं ये बीज की आकृति दर्शाता है, वो भी कैसी आकृति, गोल आकृति को। और जो कैपिटल वाई है ये फली के रंग को दर्शाता है, फली का रंग, और रंग भी कैसा, पीला। इसी प्रकार स्मॉल आर जो है ये भी बीज की आकृति दर्शाता है। आकृति कैसी, झुर्रीदार। और स्मॉल वाई जो है हमारा फली का रंग दर्शाता है। किस प्रकार का रंग, हरा रंग। तो ठीक है दोस्तों, जब इनका संकरण कराएंगे हम तो हमें कुछ, दोस्तों जब इनका संकरण कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर क्या दिखा रहा है हमारा, गोल, और डबल आर है और दोनों कैपिटल है तो ये दर्शाएगा हमारा शुद्ध को और गोल को। और कैपिटल वाई क्या दर्शा रहा है हमारा, पीला, यानी शुद्ध गोल पीला। ऐसे ही इसमें कैपिटल आर लेकिन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो ये हो गया हमारा अशुद्ध। कैपिटल आर क्या दिखा रहा है, गोल, अशुद्ध गोल, और कैपिटल वाई क्या दिखाता है, पीला, तो अशुद्ध गोल पीला। इसी प्रकार स्मॉल डबल आर स्मॉल डबल वाई यानी दोनों स्मॉल है तो ये हो गया हमारा शुद्ध। और स्मॉल आर क्या दिखाएगा, झुर्रीदार आकृति यानी शुद्ध झुर्रीदार। और स्मॉल वाई क्या दिखाएगा, हरा रंग यानी शुद्ध झुर्रीदार हरा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे कुछ इनसे बनने वाले पौधे। तो दोस्तों कहने वाले जो बात है यानी यानी एक लक्षण जो है वो दूसरे लक्षण से, यानी पहला लक्षण दूसरे लक्षण से हमेशा स्वतंत्र रहते हैं अपव्ययन के नियम से। ये था मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, यानी जो भी लक्षण हमारे संकरण करके बनेंगे तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस अपव्ययन के एक अपवाद है उसे देख लेते हैं। इस नियम का एक अपवाद है हमारे पास, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अपवाद, और इसका जो अपवाद है वो है हमारा सहलगनता। इसे अंग्रेजी से बोलते हैं लिंकेज। ठीक है दोस्तों, सहलगनता, लिंकेज। अब ये होती क्या है इसके बारे में बात करते हैं। किसी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अतिरिक्त जीन का उसी गुणसूत्र का आगे की पीढ़ी में संचरित होना। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र पर होते हैं हमारे जीन। यानी एक जीन के साथ जब कोई दूसरा जीन जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी किसी जीन से दूसरे जीन का जुड़कर अगली पीढ़ी में पहुंचना, ये कहलाता है हमारा सहलगनता। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें जैसे हमारा कोई गुणसूत्र हो गया,
इस गुणसूत्र पर जो है हमारा हीमोफीलिया का गुण, हीमोफीलिया का जीन, जब हीमोफीलिया का जीन जो है किसी गुणसूत्र पर होता है तो ये गुणसूत्र के साथ मिलकर जो उसकी अगली पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी, उसमें भी पहुंच जाता है। और जो हीमोफीलिया का जीन है उस जीन का नाम क्या है, उसे बोलते हैं हम H जीन। यानी हीमोफीलिया जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। पूछे कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, तो दोस्तों हीमोफीलिया जो है सहलगनता का एक उदाहरण है। यानी गुणसूत्र के साथ अटैच होकर किसी भी इंसान की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस सहलगनता की खोज किसने की थी। सहलगनता की खोज जो की थी वे थे हमारे बेटसन और पुनेट। और इस पर प्रयोग किसने किए थे, सहलगनता पर प्रयोग किसने किए थे, वे थे हमारे मोर्गन। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे ये एक फल मक्खी पर किए थे। यानी वो मक्खी जो फलों पर बैठती है जिसका नाम था ड्रोसोफिला। दोस्तों उसका नाम था ड्रोसोफिला, सहलगनता। तो ये था दोस्तों सहलगनता के बारे में। किसी भी गुणसूत्र पर दूसरे जीन का अटैच होकर दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वो कहलाता है हमारा सहलगनता। एग्जाम्पल दिया है, हमारे गुणसूत्र के साथ जब हीमोफीलिया का जीन H जीन मिल जाता है तो उसका लक्षण जो देखने को जो है हमें F1 पीढ़ी में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अनुवांशिक रोग के बारे में। यानी अनुवांशिकी में कौन कौन से रोग हमारे आते हैं और किस किस के कारण वे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।